राम मंदिर के फैसले को लेकर विलाप करने वालों में नया नाम उसी बिरादरी से है जिसने उसे बनाने का फैसला दिया था। कांग्रेस सरकार में देश के सॉलिसिटर जनरल रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर के दौरान राम मंदिर पर दिए गए फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्याय का मजाक, सेकुलरिज्म का उल्लंघन करने वाला फैसला करार दिया। हिंदुओं को कानून के खिलाफ रहने वाला बताया, मस्जिदों के खिलाफ याचिका डालने को दैत्य के सर की तरह बताया। इस पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले पर उठ रहे सवालों का खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के कई आलोचक हैं, लेकिन उन्होंने 1000 पन्नों के फैसले को पूरा नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये फैसला केवल तथ्यों पर आधारित था। दरअसल कांग्रेसी कहे जाने वाले पूर्व सीजेआई ने जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने अयोध्या के फैसले को न्याय का मजाक बताया था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला सबूतों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित था और अब इस पर कुछ और दावा करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे जस्टिस रोहिंटन नरीमन की उन टिप्पणियों का जवाब भी दिया जिसमें कहा गया था कि फैसले में धर्मनिरपेक्षता को जगह नहीं दी गई है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस फैसले का एक पक्ष था और अब इसकी आलोचना करना या पक्ष लेना मेरा काम नहीं है। अब ये फैसला सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर दूसरे ही बात करेंगे। न्यायमूर्ति नरीमन के बयान का जवाब देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और उनकी आलोचना इस बात का समर्थन करती है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत भारत में जीवित है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। सीजेआई ने आगे कहा कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर के विचारों को सबके सामने रखते हैं। ये याद दिलाता है कि देश में धर्मनिरपेक्षता जीवित है। मैं अब अपने फैसले का बचाव नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमने 5 जजों ने इस केस पर फैसला दिया और तर्क भी दिया। इस कारण हर न्यायाधीश फैसले का हिस्सा है और हम अपने फैसले के हर शब्द पर अडिग हैं। पूर्व सीजेआई ने भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायाधीशों की व्यापक भूमिका पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण वाला दस्तावेज भी है। रोहिंटन नरीमन की राम मंदिर के खिलाफ फैसले पर खींच क्यों है, यह उनके पिता और देश के बड़े वकीलों में शुमार रहे फली एस नरीमन की बातों से भी समझा जा सकता है। फली एस नरीमन को इस बात से दिक्कत थी कि एक हिंदू संत को यूपी का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। खुद रोहिंटन नरीमन ने भी ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए सनातन परंपरा में महिलाओं की प्रतिष्ठा के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की थी। एक बार किसी दूसरे मजहब की किताब पर ऐसी टिप्पणी करके उन्हें देखना था, सारी शहीदता सामने आ जाती। घंटों तक पानी पी कर बोलने के बाद रोहिंटन नरीमन का असल दुख बाहर आ गया। वह इस बात पर खासे फ्रस्ट्रेटेड नजर आए कि आखिर अब कोर्ट में उन मस्जिदों के खिलाफ याचिकाएं क्यों पड़ रही हैं, जो संभवतः मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। उन्होंने इन याचिकाओं को हाइड्रेड हेड्स करार दिया। हाइड्रा ग्रीक मान्यता में एक ऐसा समुद्री दैत्य था जिसे के कई सर थे, यानी अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले हिंदुओं को रोहिंटन नरीमन ने दैत्य करार दिया है। राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जोरदार बहसों का दौर जारी है। हंगामा इतना ज्यादा है कि सदन की कार्रवाई ठीक तरह से नहीं चल पा रही है। बार बार सदन स्थगित होने के सवाल पर अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इसे बीजेपी कांग्रेस के बीच विवाद बताकर दोनों को सदन न चलने देने के लिए जिम्मेदार बताया। और इस मुद्दे को लेकर डिम्पल यादव, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा है, यहाँ जानिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सदन चल रहा है और चलते रहना चाहिए। सपा सांसद ने कहा सदन चला और हमें उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। हम ना तो जॉर्ज सोरोस मुद्दे के साथ हैं और ना ही राहुल गांधी के गौतम अडानी मुद्दे के साथ। हमारा मानना है कि सदन चलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के लोग सदन में कामकाज के प्रति समर्पण दिखाएंगे। शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सदन चले। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर सदन न चलने देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी की वजह से सदन स्थगित हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी की पसंद से ही सदन चलेगा, यह उचित नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं, संसदीय लोकतंत्र कांग्रेस और बीजेपी पर निर्भर नहीं है। एक दिन कांग्रेस चलना चाहती है और बीजेपी परेशान करती है। उन्होंने आगे कहा, एक दिन बीजेपी चलना चाहती है और कांग्रेस परेशान करती है और बाकी पार्टियां कहीं बोल नहीं पाती हैं। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए उन्हें तरजीह मिलती है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, इसलिए उसे तरजीह मिलती है। हम राज्य के हालात नहीं बता सकते। लोकसभा में कांग्रेस मांग कर रही है कि उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे सदन में बहस हो। दूसरी तरफ बीजेपी ने अमेरिका उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा
ज्यादा है। INS से बात करते हुए बीजेपी नेता रामेश्वर तेली ने कहा, कांग्रेस नाटक करने में माहिर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने इस देश को बेच दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान कितने घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग ड्रामा करते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि सदन चलता रहेगा। सदन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने कहा, सभापति नियमों के मुताबिक सदन चलाते हैं, जो कांग्रेस के लोग को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के उद्देश्य से हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ड्रामा करते रहेंगे। ये लोग हर दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हमारे चेयरमैन अनुभवी हैं, उन्हें सदन चलाने का अनुभव है, वे नियमों के मुताबिक सदन चलाते हैं। उन्होंने कहा, असम के मूल निवासी अब अल्पसंख्यक हो गए हैं, ये बिल्कुल सच है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मूल निवासियों के विकास के लिए अलग अलग कानून लेकर आ रहे हैं, ताकि उनकी दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए रामेश्वर तेली ने संसद में नोटों की गड्डियां मिलने पर कहा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सुचिता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा था कि अगर सिंधवी की सीट से पैसे मिले तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भी है, इसलिए इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ये पैसा सिंधवी का नहीं है तो इस पर दावा करने कोई क्यों नहीं आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये खबर सीधे मीडिया रिपोर्ट के फीड से प्रकाशित हुई और इसके साथ ही न्यूज नेशन टीम ने किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की। ऐसी स्थिति में संबंधित समाचार के संबंध में हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक ले देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम कोर्ट के 2 आदेशों को खारिज किया, जिसमें पॉस्को केस के सिलसिले में उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। लाइव लॉ के अनुसार गुरुग्राम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया गया था। यह आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि कोर्ट ने पाया कि त्रिपाठी कोर्ट की कार्रवाई को बहुत हल्के में ले रही थी। पिछले महीने इसी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अपने आदेश में एडिशनल जिला और सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट तामील करने और वारंट तामील न होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। जब 30 नवंबर को यह वारंट तामील नहीं हुआ तो न्यायालय ने उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दोनों गिरफ्तारी वारंटों को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनके वकील ने कहा कि उन्होंने उस तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी क्योंकि वे राज्य चुनावों को कवर करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जा रही थी। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि जिम्मेदार पत्रकार के रूप में त्रिपाठी आरोपों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ है, मुकदमे के शीघ्र निपटारे में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द किया जाए। त्रिपाठी की पत्रकारिता सफर बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली रहा। उन्होंने अपनी बेहतरीन पॉलिटिकल एंकरिंग और चुनाव के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग के लिए एक अलग पहचान बनाई। चित्रा आज तक पर शाम 5 बजे का डिबेट शो दंगल कर रही थी कि इसके अलावा चित्रा शाम 7 बजे न्यूज बुलेटिन शंखनाद में नजर आती थी। आज तक से पहले भी चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई थी। अब वह एबीपी न्यूज में 2019 कौन जीतेगा शो करती थी। साथ ही उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा बड़ा वकीली प्रोग्राम भी था। एबीपी में उन्हें सियाचिन में की गई रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि #कौन बनेगा मुख्यमंत्री, #मोदी के 4 साल और #बिहार का नेता कैसा हो जैसे फ्लैगशिप शो जो लोगों के बीच जाकर किए गए के जरिए उन्हें बड़ी पहचान मिली और एबीपी प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित किया। चित्रा त्रिपाठी इंडस्ट्री में अपनी पॉलिटिकल एंकरिंग रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। चुनाव के दौरान उनका फील्ड में उतरना उनकी यूएसपी मानी जाती है। कई घंटों तक नॉन स्टॉप काम करके चित्रा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यूपी के एक गाँव में आधी रात को की गई उनकी एक बड़ी स्टोरी, जिसमें बीजेपी विधायक के घर बिजली और पूरे गाँव में अंधेरे पर रिपोर्टिंग थी, जिसके बाद यूपी सरकार के बिजली मंत्री ने 3 दिन के अंदर गाँव में खंबे लगवाए और आजादी के बाद वहां पहली बार लोगों के घरों में बिजली आई। सपा सरकार के बिजली मंत्री के गांव में भी उन्होंने बिजली पर रात के अंधेरों में रिपोर्टिंग की तो पता चला कि मंत्री जी ने अपने धर्म के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई और दूसरों के घरों में अंधेरा कार्यक्रम का नाम था। हिंदुओं के घर में अंधेरा, जहां बाद में बिजली पहुंची। फेसबुक के माध्यम से अयोध्या की एक बूढ़ी अम्मा के साथ भोजपुरी में की गई राम मंदिर पर उनकी बातचीत को 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था।
महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, जिसका खामियाजा शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उनके सहयोगी प्रवीण दरेकर ने बुधवार को एमवीए नेताओं को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक अपनी अपनी पार्टियों से असंतोष व्यक्त करते हुए उनके पास पहुंचे हैं। बावनकुले ने कहा, एमवीए नेता खुद अपनी बेचैनी बता रहे हैं और कई लोग संभावित बदलाव के लिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की एमवीए ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और 288 सीटों में से केवल 46 सीटें जीती। इसके विपरीत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन वाली महायुति को 230 सीटें मिली। चुनाव परिणाम ने एमवीए विधायकों के सत्तारूढ़ पक्ष में जाने की अटकलों को हवा दे दी है। बावनकुले ने कहा, एमवीए नेताओं को दल बदलने के लिए मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। बीजेपी उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो विकसित देश के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ जोड़ना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बावनकुले का दावे पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस सांसद पार्टी के साथ हैं। हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में महायुति की वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता दरेकर ने संकेत दिया था कि अगर विकास उनकी प्राथमिकता है तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कई एमवीए सांसद खासकर एनसीपी के सांसद उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में ज्यादातर सीटें जीती। दरेकर ने कहा, अगर विकास उनकी प्राथमिकता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन द्वारा नियंत्रित हैं, तो वे अपने राजनीतिक भविष्य पर सावधानी के विचार कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में एनसीपी नेता विद्या चव्हाण ने दरेकर के दावे को खारिज कर दिया। चव्हाण ने कहा, हमारे सांसद दृढ़ हैं और गठबंधन के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने कहा, अगर भगवा पार्टी एमवीए सांसदों को लुभाने के लिए धन और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस शुरू करने की योजना बना रही है तो लोग उन्हें उचित समय पर करारा जवाब देंगे। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि देश में तानाशाही अपने पैर जमा चुकी है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर से शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर दबाव है कि बीजेपी के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। दरेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार जो है तेजी से विकास करेगी।